जय हिंद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। बिल्कुल। और आज हम ना हिंदी व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण दुर्व्यवहार प्रश्न पत्र पर इसे देखते ही देखते हजारों छात्रों की मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाँ, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर लोग इसके अंदर जो 3 अलग-अलग धोखे छिपे हैं ना, उनको देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज की इस डीप डाइव में हमने पिछले कई सालों के परीक्षा पेपर्स और वो जो व्याकरण की मोटी मोटी किताबें होती हैं, कुछ लिंग्विस्टिक रिसर्च, इन सब का एक पूरा स्टैक एनालाइज किया है। और ये पूरी रिसर्च इसलिए की गई है ताकि यह समझा जा सके कि जो परीक्षक होते हैं वो छात्रों को फंसाने के लिए शब्दों का ये जो जाल है वो आखिर बुनते कैसे हैं। सही कहा। और चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि व्याकरण के जो नियम है ना, वो अक्सर एक डरावने जंगल जैसे लगते हैं। बिल्कुल। जहां नियम किसी पहेली की तरह उलझे होते हैं, लेकिन जब उन पुराने प्रश्न पत्रों को गहराई से देखा गया तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न सामने आया। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इसे रटने वाला सेशन नहीं बनाएंगे, हम्म इसे एक मजेदार एग्जाम क्रैकिंग गेम में बदलना है। हाँ, क्योंकि भाषा में शब्दों का निर्माण कोई जादू नहीं है यार। हम्म, और ना ही ये केवल कुछ रैंडम अक्षरों को बस एक साथ जोड़ देना है। मतलब इसके पीछे एक लॉजिक है ना? बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक, ध्वन्यात्मक, जिसे हम फोनेटिक कहते हैं, हाँ। और एक वैज्ञानिक आधार होता है। तो फिर सबसे पहले शब्दों की बुनियादी संरचना से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के जाल में तो लोग बाद में उलझते हैं। हम्म पहले ये समझना जरूरी है कि एक शब्द बनता कैसे है। सही बात है। और हमारी रिसर्च के अनुसार हाँ। अगर बनावट के आधार पर देखें हम्म, तो हिंदी के हर शब्द को सिर्फ 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये नाम सुनने में तो थोड़े तकनीकी लग रहे हैं। मतलब कोई आम स्टूडेंट इन्हें आसानी से कैसे समझ सकता है? देखिए, मैं बताती हूँ। इन्हें समझने के लिए हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण ले सकते हैं। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। अच्छा। ये भाषा के एकदम बेसिक कोड की तरह है। इनका लॉजिक बहुत ही सीधा होता है। ये अपने सबसे शुद्ध रूप में होते हैं। व्याकरण में इन्हें पहचानने का ना एक कचरा टेस्ट होता है। कचरा टेस्ट, अरे वाह, ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मतलब अगर इन शब्दों को तोड़ने का प्रयास किया जाए तो जो टुकड़े बचेंगे ना, उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। वो एकदम निरर्थक हो जाएंगे, मतलब कचरा हो जाएंगे। यानी अगर हम प्रोग्रामिंग की भाषा में कहें तो अगर कोड को बीच से काट दिया जाए तो वो सीधा सिंटैक्स एरर दे देगा। बिल्कुल। इसकी कुछ उदाहरण कैसे होंगे? जैसे एक बहुत ही साधारण शब्द है जल। हम्म, अगर हम इसे तोड़ते हैं ज और ल में, तो ना ज का कोई अर्थ निकलता है और ना ल का। हम्म, इसी तरह दिन, घर, कल, घोड़ा, ये शब्द अपने आप में पूरे हैं। हम्म। ये भाषा का कच्चा माल है जिन्हें और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द एक एटम की तरह है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? बिल्कुल, एकदम सही उपमा है। अच्छा, तो ये तो स्पष्ट है, एक बेसिक कोड जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद फिर दूसरी श्रेणी आती होगी, जो है यौगिक शब्द। हाँ, और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ जुड़ रहा है। यौगिक का सीधा सा अर्थ है जोड़। यानी अगर रूढ़ शब्द एक एटम है तो यौगिक एक सिंपल मॉलिक्यूल है। हाँ, या अगर हम सॉफ्टवेयर वाली बात करें हम्म, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 2 अलग-अलग सार्थक कोड्स को मिलाकर बनाया गया है। तो इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये है कि जब किसी यौगिक शब्द को तोड़ा जाता है ना, हम्म, तो दोनों हिस्से अपना-अपना स्वतंत्र और स्पष्ट अर्थ बरकरार रखते हैं। क्या इसका कोई ऐसा सटीक उदाहरण है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता हो? विद्यालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये विद्या और आलय से मिलकर बना है। विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय का अर्थ है घर या स्थान। तो दोनों के मिलने से बन गया ज्ञान का घर यानी विद्यालय। बिल्कुल। इसी तरह राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, या नमकीन, नमक और ईन। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो ये है कि हिंदी व्याकरण में संधि और तत्पुरुष समास के जितने भी शब्द हैं, वे सब इसी यौगिक श्रेणी के अंदर आते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, मतलब 1+1 मिलकर सीधा 2 बना रहे हैं। एकदम सही। लेकिन असली खेल जो है ना, वो शायद तीसरी श्रेणी में शुरू होता है। योगरूढ़ शब्द। हाँ, जिन स्रोतों को एनालाइज किया गया है उनमें इन्हें व्याकरण का वीआईपी शब्द कहा गया है। तो योगरूढ़ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जुड़ने के बाद एक सुपर हीरो या वीआईपी बन जाते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये वीआईपी स्टेटस इन्हें क्यों मिलता है। बताइए, मैं सुन रहा हूँ।
सॉफ्टवेयर वाली उपमा को ही एक कदम और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए कि दो बेसिक कोड्स को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद वो अचानक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गया। अरे बाप रे। हाँ, और कुछ ऐसा करने लगा जो उसके ओरिजिनल कोड से बहुत आगे की चीज है। योग रूढ़ शब्ना बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मतलब ये बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही हैं, दो सार्थक शब्दों के जुड़ने से। बिल्कुल, लेकिन जुड़ने के तुरंत बाद ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और किसी तीसरे वीआईपी अर्थ की तरफ इशारा करने लगते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। एक उदाहरण से इस मैकेनिज्म को समझना होगा। कोई शब्द अपना शाब्दिक अर्थ क्यों छोड़ देगा भला? देखिए, पंकज शब्द इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। ये दो शब्दों से बना है। पंख, जिसका अर्थ है कीचड़, और ज, जिसका अर्थ है जन्म लेने वाला। हाँ, तो अगर हम सिर्फ गणितीय अर्थ पर जाएं, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। हाँ, कोई मेंढक या जंगली पौधा भी पंकज कहलाना चाहिए। लेकिन भाषा के विकास में ऐसा नहीं हुआ। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए रिजर्व कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब भाषा ने कीचड़ के बाकी जीवों को पंकज क्यों नहीं माना? क्योंकि शब्द सिर्फ व्याकरण से नहीं बनते हैं। वे हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं से गहरे जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में जो लोग भाषा गढ़ रहे थे, वे केवल एक फूल का नाम नहीं रख रहे थे। तो क्या कर रहे थे? वो एक पूरी फिलॉसफी को शब्द में पिरो रहे थे कि कीचड़ जैसी खराब जगह से भी कमल जैसी खूबसूरत चीज जन्म ले सकती है। उन्होंने उस पूरी कहानी को पंख और ज में एनकोड कर दिया। ओहो, इसीलिए ये शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक वीआईपी अर्थ ग्रहण कर लेता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब हर योगरूढ़ शब्द के पीछे कहानी छुपी है। बिल्कुल छिपी है। इसी तरह आप नीलकंठ शब्द को ही देख लीजिए। नील यानी नीला, कंठ यानी गला। अब दुनिया में कई पक्षियों का गला नीला हो सकता है ना? हाँ, किंगफिशर वगैरह का होता है। लेकिन ये शब्द केवल भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये समुद्र मंथन के दौरान उनके द्वारा विष पीने की जो कथा है उसको समेटे हुए है। क्या बात है। और परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही ठोस ट्रिक मैं बताती हूँ। हिंदी व्याकरण में बहुव्रीहि समास का हर एक उदाहरण हमेशा योग रूढ़ शब्द ही होता है। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट फ्रेमवर्क हो गया। मतलब रूढ़ यानी बेसिक कोड, यौगिक यानी दो कोड्स का सिंपल जोड़, और योगरूढ़ यानी वो कोड जो अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बना ले। बिल्कुल। अब जब ये बुनियादी ढांचा स्पष्ट हो गया है, तो उस धोखे की तरफ बढ़ते हैं जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। हाँ, उपसर्गों का धोखा। सही। जब इन शब्दों की शुरुआत में कुछ जोड़ा जाता है जिसे हम उपसर्ग या प्रीफिक्स कहते हैं, तो परीक्षार्थियों को कैसे फंसाया जाता है? यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, उपसर्ग की जो साधारण परिभाषा है वो यही है कि ये वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे आदर के आगे निर लगा तो निरादर हो गया। हाँ, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन परीक्षा हॉल में सीधे सवाल थोड़ी आते हैं। वहां जो सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है वो यण संधि के इर्द गिर्द बुना होता है। इसे हम एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम कह सकते हैं। तो स्वागत जैसे शब्द असल में एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जो आंखों को दिख रहा है वो असल में है ही नहीं। एकदम सही पकड़े हैं आप। मान लीजिए परीक्षा में एक शब्द दिया गया है अत्यधिक, और पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। विकल्पों में अत, अत्य और अति दिया होता है। अब जो छात्र सिर्फ देखकर अंदाजा लगाते हैं वे तुरंत अत्य पर टिक कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में वही दिख रहा होता है। हाँ, आधा त और य। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर यण संधि का नियम उनका नंबर काट लेता है। प्राकृतिक नतीजा है, मैं समझाती हूँ। हाँ, बताइए। जब अति और अधिक को बहुत तेजी से एक साथ बोला जाता है तो ध्वनि विज्ञान के कारण एक बदलाव होता है। आप खुद बोलकर देखिए, अति अधिक, अत्यधिक। अत्यधिक। अरे हाँ। जब ई की ध्वनि और अ की ध्वनि तेजी से आपस में टकराती हैं तो हमारी जीभ और होठों की प्राकृतिक हरकत से य का साउंड अपने आप पैदा हो जाता है। ये तो बहुत ही तार्किक है यार। मतलब य वहां पहले से मौजूद नहीं था, वो दो ध्वनियों के टकराने की वजह से पैदा हुआ एक स्पार्क है। एकदम सटीक उपमा है। इसलिए अत्यधिक में सही उपसर्ग अत्य नहीं है बल्कि अति है। और यही सेम खेल स्वागत शब्द के साथ भी होता है। हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्वाउपसर्ग है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ध्वनियों को थोड़ा धीमा करें तो ये सु यानी अच्छा और आगत यानी आना है। ऊ और आ के तेजी से टकराने पर वा की ध्वनि पैदा होती है। तो सु प्लस आगत बन गया स्वागत। ऐसे ही अध्यक्ष में भी होता होगा। देखने में अध लगता है।
हाँ, लेकिन यह अधि प्लस अक्ष है। प्रत्याशा में प्रथ नहीं, प्रति प्लस आशा है। रुकिए रुकिए, अगर स्वागत में सु प्लस आगत है तो फिर स्वदेश जैसे शब्द का क्या? क्या वो भी सु प्लस आदेश होगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। परीक्षा के भारी दबाव में कोई स्टूडेंट ये कैसे पहचानेगा कि कहाँ संधि है और कहाँ नहीं? ये एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल है। इसके लिए ना एक गोल्डन रूल या एक मानसिक चेकलिस्ट अपनानी चाहिए। वो क्या है? नियम ये है कि जब भी किसी शब्द से आप उपसर्ग हटाएं, तो पीछे जो मूल शब्द बचे उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। अच्छा। अगर स्वदेश को सु प्लस आदेश मान लिया जाए तो आदेश का कोई अर्थ ही नहीं होता हिंदी में। सही बात है। लेकिन अगर इसे स्व प्लस देश माना जाए तो देश एक सार्थक शब्द है और स्व यानी अपना वो उपसर्ग है। वहीं स्वागत में अगर स्वा हटा दें तो गत बचता है जो वहां संदर्भ में सही नहीं बैठता। इसलिए वहां मूल शब्द आगत है और उपसर्ग सु है। भाई ये 5 सेकंड का टेस्ट तो वाकई अचूक है। उपसर्ग को हटाने के बाद पीछे बचे हुए हिस्से को चेक करो कि वो सार्थक है या नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारे रिसर्च टैग में एक और बड़े धोखे का जिक्र था। वही शब्द जिससे हमने आज की इस डीप डाइव की शुरुआत की थी, दुर्व्यवहार। परीक्षक दुर्व्यवहार जैसे शब्दों से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्व्यवहार जैसे शब्द परीक्षकों के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह होते हैं। ये मल्टीपल उपसर्ग का मामला है। मल्टीपल, एक से ज्यादा? हाँ, ऐसे शब्द एक ही झटके में छात्र की संधि, उपसर्ग और उसकी एकाग्रता तीनों का कड़ा इम्तिहान ले लेते हैं। जब हम दुर्व्यवहार का पोस्टमार्टम करते हैं तो ये परत दर परत खुलता है। तो इसे सुलझाने का सही क्रम क्या होना चाहिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो? इसे रिवर्स इंजीनियरिंग से सुलझाना सबसे बेहतर होता है। शब्द है दुर्व्यवहार। सबसे बाहर जो उपसर्ग हमें दिख रहा है वो है दुह, या जिसे दुर कहते हैं, जिसका अर्थ है बुरा। इसे हटा दें तो बचा व्यवहार। अब व्यवहार में यण संधि है, वी प्लस अवहार। तो दूसरा उपसर्ग मिला वी। बिल्कुल। अब बचा अवहार। इसमें से अव उपसर्ग हटा दें तो अंत में मूल शब्द बचता है हार। इस प्रकार एक ही शब्द में दुह, वी और अव 3 उपसर्ग छिपे हुए हैं। बाप रे, एक ही शब्द में 3-3 उपसर्ग। ये तो किसी रूसी गुड़िया की तरह है, वो जो मैट्रियोश्का डॉल होती है, जिसके अंदर से एक के बाद एक गुड़िया निकलती रहती है। हाँ हाँ, एकदम वैसी। ऐसे ही एक और बहुत लोकप्रिय शब्द है पर्यावरण। अगर कोई सिर्फ पर या पर्या को उपसर्ग मान ले तो तुरंत नंबर कटेंगे। तो इसका ब्रेकडाउन क्या है? यह परि प्लस आ प्लस वरण है। इसमें परि और आ ये 2 उपसर्ग हैं। और निराकरण? उसमें निर प्लस आ प्लस करण, इसमें भी 2 उपसर्ग हैं। इसलिए शब्दों के सिर्फ ऊपरी आवरण को देखकर फैसला लेना हमेशा जोखिम भरा होता है। गहराई में जाकर मूल शब्द को खोजना ही एकमात्र सेफ तरीका है। तो उपसर्गों की इस भूल भुलैया और ध्वनियों के टकराव को समझने के बाद अब शब्द के दूसरे सिरे की ओर चलते हैं, यानी प्रत्यय या सफिक्स की तरफ। हाँ, जो शब्द के अंत में लगते हैं। रिसर्च नोट्स एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं कि व्याकरण की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो प्रत्यय वाले सेक्शन में होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो आखिर अंत में ऐसा क्या जुड़ता है जो 90% लोगों को फंसा देता है? देखिए, समस्या ये नहीं है कि लोगों को अंत का अक्षर दिखाई नहीं देता, वो तो सबको दिखता है। समस्या ये है कि आयोग सीधे ये पूछता ही नहीं कि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो वो क्या पूछते हैं? सवाल की प्रकृति बहुत तकनीकी होती है। वो पूछते हैं कि दिए गए शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, और बस यहीं पर रट्टा मारने वाली प्रक्रिया फेल हो जाती है। तो कृत और तद्धित के बीच का तकनीकी अंतर क्या है? क्या इसे पहचानने का कोई आसान और लॉजिकल तरीका है? ये बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। कृत शब्द का सीधा संबंध क्रिया यानी वर्ब से है। ओके। जब कोई प्रत्यय किसी क्रिया के मूल रूप के पीछे लगता है, जिसे हम धातु कहते हैं, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित? दूसरी तरफ जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगते हैं, जिनमें कोई काम नहीं हो रहा होता, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या प्रत्यय को पहचानने की सबसे बड़ी निंजा तकनीक यही है कि हमें मूल शब्द को एक कटघरे में खड़ा करके उससे पूछना है, बताओ क्या तुम कोई एक्शन कर रहे हो? हाँ। मतलब अगर हाँ तो कृत, अगर ना तो तद्धित। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये एक्शन टेस्ट कभी विफल ही नहीं होता। सच में? हाँ, चलिए इसे कुछ उदाहरणों पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए परीक्षा में शब्द आया है लेखक।
इसमें से अक प्रत्यय हटा दीजिए। तो मूल शब्द बचा लिख। बिल्कुल। अब एक्शन टेस्ट लगाइए। क्या लिखना कोई काम है? बिल्कुल, या तो एक एक्शन है, एक क्रिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कृत प्रत्यय है। और अगर शब्द पढ़ाकू हो? आकू हटा दें तो पढ़ना बचता है। पढ़ना भी एक एक्शन है, तो ये भी कृत प्रत्यय हुआ। लड़ाई में आई हटा दें तो लड़ना बचता है, जो कि एक्शन है। घबराहट में आहट हटा दें तो घबराना बचता है, वो भी एक्शन है। और इनसे बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है ना? एकदम सही। ये तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो गई यार। लेकिन क्या तद्धित प्रत्यय भी इसी एक्शन टेस्ट से पहचाना जा सकते हैं? मतलब अगर मूल शब्द कोई काम ना कर रहा हो तब? तब वह निश्चित रूप से तद्धित प्रत्यय होगा। इसे भी टेस्ट करके देख लेते हैं। शब्द लेते हैं सुनार। इसका मूल शब्द है सोना, मतलब गोल्ड, और प्रत्यय है आर। अब आप खुद से पूछिए, क्या सोना कोई एक्शन या काम है? नहीं नहीं, सोना तो एक धातु है, एक वस्तु का नाम है। यानी ये एक संज्ञा है, नाउन है। बिल्कुल। चूंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ जो आर है वो तद्धित प्रत्यय है। अरे वाह! इसी तरह सुंदरता शब्द को लें। ता प्रत्यय हटाने पर सुंदर बचता है। सुंदर होना कोई काम तो नहीं है ना? नहीं, वो तो एक गुण है, एक विशेषण है। तो इसलिए यह तद्धित है। अपनापन में अपना एक सर्वनाम है, कोई क्रिया नहीं। मिठास में मीठा विशेषण है। तो अगर कोई इस एक्शन टेस्ट के लॉजिक को अच्छे से समझ लें, तो उसे कृत और तद्धित प्रत्ययों की लंबी चौड़ी सूचियां रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस प्रत्यय हटाओ, मूल शब्द को सामने लाओ और चेक करो कि वो कोई काम कर रहा है या नहीं। यही तो व्याकरण का असली विज्ञान है। लेकिन प्रत्यय की दुनिया में एक और नियम है जो अक्सर लोगों के होश उड़ा देता है। वो कौन सा? आमतौर पर माना जाता है कि प्रत्यय केवल शब्द के अर्थ या उसकी कैटेगरी को बदलते हैं, जैसे क्रिया से संज्ञा बना दिया। लेकिन कुछ प्रत्यय इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे शब्द के अंत में जुड़ते हैं और पूरे शब्द की शुरुआत की जो स्पेलिंग होती है, यानी वर्तनी, उसे ही बदल डालते हैं। ये तो किसी टाइम मशीन की तरह है। मतलब आप प्रभाव अंत में डाल रहे हैं, लेकिन उसका असर भूतकाल में जाकर शब्द के पहले अक्षर पर पड़ रहा है। वर्तनी शुद्धि के लिए तो ये गेम चेंजर ट्रिक है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि ऐसा होता क्यों है। इसे अक्सर किताबों में वृद्धि संधि या दीर्घ होने के नियम के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे की साइंस समझी जाए ना, तो ये वेट बैलेंस या ध्वनियों के संतुलन का पूरा खेल है। विशेष रूप से जब शब्द के अंत में आधा य, मतलब य प्रत्यय जुड़ता है। तो नियम क्या है इसका? नियम ये है कि जब अंत में य जुड़ता है तो शब्द के पहले अक्षर का स्वर बड़ा यानी दीर्घ हो जाता है। ऐसे उदाहरण के साथ कैसे समझा जा सकता है? मतलब ये वेट बैलेंस क्या चीज है, मैं समझाती हूँ। मान लीजिए मूल शब्द है मधुर। अब इसमें य प्रत्यय जोड़ना है। जब अंत में य जैसा भारी और आधा स्वर जुड़ता है ना, तो उसे बोलने के लिए ज्यादा सांस और जोर की जरूरत होती है। हाँ, मधुर य। इस उच्चारण को संतुलित करने के लिए हमारे मुंह को शब्द की शुरुआत में ही ज्यादा खुलना पड़ता है। इसलिए म बदलकर माँ हो जाता है और मधुर प्लस य मिलकर माधुर्य बन जाता है, न कि मधुर्य। ओहो, तो ये कोई जादुई नियम नहीं है, बल्कि मानव शरीर रचना और उच्चारण की भौतिकी है। शब्द के पिछले हिस्से का वजन बढ़ा तो संतुलन बनाए रखने के लिए पहले हिस्से का वजन भी बढ़ाना पड़ा। एकदम सही विश्लेषण है आपका। एक और उदाहरण देखिए। शब्द है अदिति। जब इसमें य जुड़ता है तो पहला अक्षर जो अ है वो वजन संतुलित करने के लिए आ हो जाता है और शब्द बनता है आदित्य। अरे हाँ, इसी तरह सुंदर शब्द को लीजिए। जब इसमें य जुड़ता है तो सु का सौ हो जाता है और शब्द बनता है सौंदर्य। रुकिए, तो सुंदरता और सौंदर्य के बीच यही अंतर है। बिल्कुल। सुंदरता में जो ता प्रत्यय है वो हल्का है, इसलिए पहला अक्षर सु ही रहता है। लेकिन सौंदर्य में यह प्रत्यय भारी है, इसलिए सु को सौ बनना पड़ता है। एकदम सटीक समझे आप। यही कारण है कि वर्तनी शुद्धि वाले सवालों में छात्र इतनी गलतियां करते हैं। वे सौंदर्यता या माधुर्यता जैसे गलत शब्द लिख देते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, क्योंकि दोनों प्रत्यय एक साथ लगा दिए। अगर ये वेट बैलेंस का नियम स्पष्ट होना, तो कोई भी व्यक्ति हजारों शब्दों की सही स्पेलिंग बिना रटे पहचान सकता है। उसे बस ये देखना है कि अगर अंत में य लगा है तो शुरुआत का स्वर दीर्घ होना ही चाहिए। ये वाकई कमाल का कॉन्सेप्ट है। जब व्याकरण को इस दृष्टिकोण से देखा जाता है,
रटने वाले नियमों की बजाय ध्वनि विज्ञान और तर्क के रूप में, तो ये किसी पहेली की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम की तरह लगता है। सही बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने ना कई जटिल गुत्थियों को सुलझा दिया है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द एक बेसिक कोड, सॉफ्टवेयर और एआई की तरह काम करते हैं। कैसे यण संधि हमारी बोलने की गति का परिणाम है, जो उपसर्गों में वो ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर देती है। हाँ, और कैसे एक सिंपल सा एक्शन टेस्ट कृत और तद्धित प्रत्यय का सारा भेद खोल देता है। और अंत में कैसे य प्रत्यय का जो वेट बैलेंस नियम है, उस स्पेलिंग की गलतियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये पूरी चर्चा साबित करती है कि भाषा कितनी जीवंत और वैज्ञानिक है। इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक विचारणीय बात यह है कि शब्द केवल संवाद का जरिया नहीं है। वे अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और मानव शरीर की भौतिकी को समेटे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। आज से जब भी कोई अखबार का पन्ना पलटे या कोई किताब पढ़े, तो शब्दों को सिर्फ पढ़ने के बजाय उन्हें देखने का नजरिया बदलना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए कि क्या कोई आम सा दिखने वाला शब्द अपने भीतर दुर्व्यवहार की तरह कई परतें छिपाए हुए हैं, या पंकज की तरह कोई प्राचीन कथा समेटे हैं। जब शब्दों की इस वास्तुकला पर सवाल उठाना और उनके तंत्र को समझना शुरू किया जाता है ना, तभी व्याकरण का असली मजा और उसकी ताकत समझ में आती है। व्याकरण के नियमों से डरने की नहीं, उनके पीछे के विज्ञान को महसूस करने की जरूरत है।